हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमिताव घोष के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनका जो वर्क है, बेसिकली कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर नोन फॉर हिज blending historical fiction with deep research into colonialism, माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज पे इनके टॉपिक्स हैं कुछ, जिन पे इनका वर्क बेसिकली फोकस होता है कि कैसे ब्रिटिश ने हम पे रूल करा, कैसे एक देश से हम दूसरे देश माइग्रेशन के लिए वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं, और कैसे हमारे क्लाइमेट चेंज हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं। तो आज हम इनके मेजर वर्क के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे इनका जो मेजर वर्क है, आइबिश ट्रायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आइबिश ट्रायोलॉजी ये 3 किताबों की एक सीरीज है। सी ऑफ पॉपी, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा तो मैंने तीनों के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। सी ऑफ पॉपी, रिवर ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर के अलग अलग वीडियोस हैं। आपको डिटेल में देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। डीएसएसबी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है, आज हम इसको ब्रीफ में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी है 19th सेंचुरी की, जो हम अब बात कर रहे हैं। इनकी 3 किताबें हैं, जो सी ऑफ पॉपी, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। 19th सेंचुरी की बात है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ओपियम, अफीम उगाते थे और यू उसे कहाँ भेजते थे, उसे चाइना में भेजते थे और ट्रेडिंग करते थे। भारत में उगाते थे और चाइना में उसको भेजते थे। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे कि एक जहाज का नाम है आईबीज, पर सब मिलते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के। जैसे कि एक देती थी, एक गांव की महिला थी जिसके हस्बैंड ने नशे में आके अपने ज्यादा नशा करके वो मर गया था, सुसाइड कर लिया था। तो उन्होंने, वो एक विडो है देती। नील एक राजा है जो सबको अ, जो सब कुछ खो चुका है। मीन्स क्या है, ट्रेडिंग में सब कुछ उसका छिन गया है ब्रिटिशर्स के अंडर। उसकी जमीन भी उन्होंने अपने अंडर कर ली है। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। जयचरी एक अमेरिकन सेलर है जो कि शिप पे है, जयचरी। अब इसके मेन पॉइंट जो है, घोष दिखाते हैं कि अमिताव घोष दिखाते हैं कि कैसे फ्री ट्रेडिंग के नाम पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कानून और चाइना की इकोनॉमिक दोनों को तबाह किया। यहाँ पे अफीम उगवाना और वहां पे ट्रेडिंग करना, दोनों को ही तबाह कर दिया था। इन सब को एक टर्म दिया गया है। क्या टर्म है? आईबिश शिप। मतलब आईबिश जहाज का नाम है, आईबिश शिप, क्योंकि जहाज पर नई फैमिली बन जाती हैं, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के आदमी आके सब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। सी ऑफ पॉपी पब्लिश हुआ था 2008 में, रिवर ऑफ स्मोक पब्लिश हुआ था 2011 में, फ्लड ऑफ फायर पब्लिश हुआ था 2015 में। ये उनका वर्क जो था, आइबिश ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी मीन्स 3 बुक्स। तो ये तीनों बुक्स 2008 से लेके 15 तक इन पे काम किया उन्होंने, और लास्ट में ये किया। अब इनके हम कुछ नॉवेल्स की बात करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट नॉवल है हमारा द शैडो लाइन। शैडो लाइन पब्लिश हुआ था 1988 में। ये बताता है कैसे पार्टीशन, क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टीशन नॉवल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल। तो हमारा शैडो लाइन एक पार्टीशन नॉवल है। ये सबसे फेमस नॉवल है जो पार्टीशन के दर्द को दिखाता है। अमिताव घोष कहते हैं कि देश के बीच के बॉर्डर सिर्फ शैडो हैं, की परछाई हैं, लाइंस। जैसे इसमें ये दिखाने में तो जैसे एक लाइन बना देते हैं बॉर्डर्स पे, तो वो मैप हमें दिखाता है कि ये हमारे, ये एरिया है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। मीन्स मैप पे हम लाइन से अलग अलग दिखा सकते हैं। पर
जो एक्चुअल में होता है, रियलिटी में बाउंड्रीज नहीं है, वो साइकोलॉजिकल हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमारी फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं। ये जब दिखती हैं तो ये मैप जैसे दिखती हैं बाउंड्रीज, और दिमाग में क्या करती है, अलग अलग मीन्स लोगों को बांट देती हैं। तुम गुजरात के हो, तुम राजस्थान के हो, तुम बंगाल के हो, तो ऐसे ऐसे इंसानों को बांटती हैं, ये यूएस का, ये यूके का, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। कहानी कलकत्ता, ढाका और लंदन के बीच घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 1964 के रियोट्स दंगे ने दो परिवारों की जिंदगी बदल दी। इसमें की कैरेक्टर्स हैं, जैसे उनके नाम याद करने होंगे। अम्मा नरेटर है, नरेटर के जो ब्रदर हैं, उनको वो बताते हैं कि कैसे वो न्यू मतलब कहाँ पे लंदन में, वहाँ का पूरा एड्रेस बताते हैं, और जो इमेजिनेशन करवाते हैं राइटर्स, उसको लगता है कि मैं वहीं पे रह रहा हूँ, वैसे ही वो डिपेक्ट करता है। इसके करेक्टर्स, अगर आपको मेन मेन करेक्टर्स के बारे में जानना है तो आप शेडो लाइन का भी यूट्यूब वीडियो आप उस पर भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बेसिकली थीम और ब्रीफ करेंगे नॉवेल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसमें पॉलिटिकल बॉर्डर्स, हिंसा तो लाते हैं, पर वो लोगों की पुरानी यादों और रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा नॉवल, जो है कलकत्ता क्रोमोसोम। कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 का इनका बहुत टेक्नो थ्रिल नॉवल है, जो कि मेडिकल हिस्ट्री, जो कि स्पेसिफिकली मेडिकल हिस्ट्री किस पे बेस्ड है, हमारे मलेरिया रिसर्च पे बेस्ड है। और ये हमारा कलकत्ता, इसमें मलेरिया की रिसर्च की बात है, पर ट्विस्ट ये है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि साइंस से भी आगे निकल चुकी है। वो है हमारी एक फीमेल है यहाँ पे, जो इंडियन है, जो बताती है, रिसर्च को हेल्प करती है और आगे लेके जाती है। वो लोग साइलेंस, खामोश के जरिए अपनी सोल या मेमोरी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं। द ग्लास पैलेस, ये नॉवल आया था 2000 में। कहानी शुरू होती है 1885 में, जब ब्रिटिश आर्मी बुर्मा पर कब्जा कर लेती है और वहां के किंग थियोबो को उनकी फैमिली के साथ देश से निकाल देती हैं। उन्हें इंडिया के एक छोटे से शहर में रत्नागिरी में रखने के लिए भेज दिया जाता है। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर दो हैं, एक तो राजकुमार है, वो गरीब लड़का है और बुर्मा में काम ढूंढ रहा है, तो वो एक बिजनेसमैन के साथ काम करता है, टीक लकड़ियों का काम करना शुरू कर देता है और अपना बिजनेस सेटल कर पाता है फाइनली। डोली रॉयल फैमिली की एक नौकरानी मेड जैसे राजकुमार को पहली नजर में ही उनसे अट्रैक्शन हो जाती है। आफ्टर सम टाइम दे गेट मैरिड, डोली एंड राजकुमार राव। और एक तरफ तो राजा को निकाल दिया, दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने भाइयों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, और दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोरालिटी कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसमें इन चीज़ों को डिपिक्ट करा है, और फ्यूचर की जनरेशन्स कैसे आगे ये काम कर रही हैं, अपनी फ्रीडम को ही बैन कर रही हैं, वो आगे जाके लड़ रही हैं, और माइग्रेशन इसमें ये मेजर थीम है। द ग्लास पैलेस। अब हम बात करें द हंग्री टाइड। ये हंग्री टाइड आया था 2004 में। ये सेट था सुंदरबंस में। नोवेल फोकस करता है इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, जैसे टाइगर कंजर्वेशन एंड मोजी मुजीपई मास्कैरेज। अब जो भी वहाँ पे हमारे रिफ्यूजीज रहते हैं सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ उनके लिए नेचुरल डिजास्टर्स उनके हंगर को कैसे इम्पेक्ट करते हैं, कैसे जैसे जो हमारी पिया थी, फकीर कैसे उसकी मदद करता है, और जो हमारे इस नॉवल में करेक्टर थे उनको पीछे वाले दंगों का कैसे पता चलता है। इट्स बेसिकली अबाउट दैट, अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ओपियम वॉर का हमने डिस्कस कर लिया, और सी ऑफ पॉपी की सेटिंग हमने बता दी है। ये हमारी कहाँ कहाँ होती है, चाइना से ट्रेडिंग का सिस्टम है यहाँ पे,
फुल वीडियो के लिए आप देख सकते हैं इसके। और अब बात करते हैं आपसे इनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं, हर एक चीज के। जो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो है हमारी द कलकत्ता क्रोमोसोम, इसमें मेन कैरेक्टर है मंगला, जो एक क्लीनिंग वुमेन थी और एक्चुअल लीडर थी, जो हमारी सीक्रेट सोसाइटी है उनकी। और वो ही शी इज द वर्शिप एज अ डेटी, तो उनको लोग मानते थे क्योंकि वो हीलर थी। लखन था मंगला प्राइमरी असिस्टेंट, अपीयर इन मल्टीपल टाइम्स, और ये ऑफन मिसिंग इन अ फिंगर, ये हमेशा मिस होता है। और ये क्या करता है, सजेस्ट करता है ही इज द सेम एज स्पिरिट इन डिफरेंट बॉडीज को सजेस्ट करता है। एल मुरुगन कौन है, इसमें ब्रिज करेक्टर है। ही रियलाइज दैट सीक्रेट सोसाइटी इज लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर। अंतरा है हमारी ऑब्जर्वर। अंतरा क्या करती है, द रीडर रियलाइज द ट्रांसफर इज स्टिल हैपनिंग इन द डिजिटल एज। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं, इनके बारे में बात करी है हमने। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉन फिक्शन और उनके रिसेंट फोकस के बारे में बात करेंगे। नॉन फिक्शन के नाम बताने, आपको नाम नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट डी अरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये नॉन फिक्शन वर्क है 2016 का। ये क्रिटिक करता है हाउ कंटेम्प्रेरी फिक्शंस फेल टू ग्रैप्स द स्केल ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में। नेक्स्ट है नटमैग, द नटमैग कर्स, 2021 में आया था इनका। ये एक लेंदी ऐसे है और मॉडर्न क्लाइमेट चेंज टू हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को बताता है। स्मोक एंड एशेस 2003 में इनका जो है मेमोरियर और ट्रेवलोलॉग आया था। ये जहाँ ट्रेवल कहते हैं, ट्रेवल की पूरी हिस्ट्री जो लिख देता है उसको ट्रेवलोलॉग कहते हैं। रिगार्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ओपियम, ये किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ ओपियम एंड इट्स रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स, क्या रोल है ओपियम का ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, ट्रेडिंग में कैसे वो हेल्पफुल है और कैसे हमारे को बेनिफिट दे रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, स्किल अप अकेडमी 9, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस।